1.7 दैट इज पेज 91। चलो तो यहाँ से टॉपिक शुरू करते हैं। अब बात हो रही है ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट। ये ब्लॉक भी हमने पढ़ा है, हम सेक्शंस रिपीट कर रहे हो, तो अभी भी मैंने आपको बैरेट वाली पूरी लैंग्वेज पढ़ाई हुई है, तो एक बार पूरा रिकॉल कर लेते हैं एग्जैक्टली है क्या। पहले तो मीनिंग से स्टार्ट करते हैं, आपको कुछ ध्यान में और टर्म्स एक्सप्लेन कर दो। ऑपरेशन क्या है, मिसमैनेजमेंट क्या है? डेफिनेशन तो है ही नहीं, कंपनीज एक्ट ने नहीं बनाई है, तो डेफिनेशन आपको बतानी नहीं, लेकिन अपने वर्ड्स में कुछ मीनिंग एक्सप्लेन कर सको। एक एक टर्म देखते हैं। ऑपरेशन क्या था? ऑपरेशन कुछ याद है? जो माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स होते हैं उनके जो मेजॉरिटी शेयरहोल्डर्स होते हैं उनको अपना डिसीजन लेना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनकी चलती नहीं है, राइट्स को रोका जा रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ऑपरेशन का मतलब होता है किसी के राइट्स को रोकना, ये तो इसका जनरल डिक्शनरी मीनिंग है, वैसा है। यहाँ पे बात वैसी हो रही है। एक होता है ना वो मेजॉरिटी रूल, मेजॉरिटी विंस। एक फॉस वर्सेस हार्बोटल करके केस का नाम था, आपको ध्यान में होगा, उसी से टॉपिक स्टार्ट होता है। तो फॉस वर्सेस हार्बोटल जो केस था उसमें उन्होंने बोला था कि मेजॉरिटी विंस। कंपनीज का जो मैनेजमेंट हो रहा है, कंपनीज के मैनेजमेंट में मेजॉरिटी जो बोलती है वो होता है। अब मेजॉरिटी अगर कुछ बोल भी रही है और वो डिसीजन हो रहा है, फिर भी एक पोर्शन होगा, एक ग्रुप ऑफ पीपल होंगे जिन्होंने उस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में वोट किया होगा। इलेक्शंस में भी तो होता है। अब इलेक्शंस में जब लोकसभा के इलेक्शंस है तो पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग है, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, नन ऑफ द अबव वाला भी आप वोट दे सकते हो, ये सारे ऑप्शन है। बट जितने लोगों ने मेजॉरिटी जिस पार्टी को वोट दिया, फिर पार्टी तो वही जीती ना। अब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो सबने मोदी जी को तो वोट दिया नहीं होगा। अब जिन्होंने नहीं दिया, जो नहीं चाहते थे वो पीएम बने, उनके लिए भी तो पीएम तो वही है। तो एक्सेप्ट तो करना पड़ा ना, वैसी बात हो गई। अब जो ये लोकसभा के रिजल्ट्स का वोटिंग परसेंटेज देखोगे तो आप शॉक हो जाओगे। जो पीएम कैंडिडेट जीता है ना, उसको टोटल 50% वोट्स भी नहीं मिले। हाँ, 31 to 34% वोट्स मिले, उतने में जीत गए। क्योंकि सब पार्टीज में वोट बढ़ जाते हैं ना, आधे लोग तो वोट देते हैं वो नन ऑफ द अबव वाले को, नन ऑफ द अबव वाले को ज्यादा वोट मिलते हैं। हाँ, 2014 के इलेक्शन का तो मेरे को डेटा ध्यान है, 14 या 19 में हुआ था किसी एक इलेक्शन में, तो हाईएस्ट वोट्स तो नोटा को मिले थे, नन ऑफ द अबव 34%। फिर बीजेपी को मिले 31%, बाकी पार्टीज को उससे कम, और बीजेपी जीत गई। तो नन ऑफ द अबव का क्या मतलब हुआ? रखने के लिए रखा है, उल्टा वो वोट्स खराब किए, सबको बांट देते इक्वली, थोड़ा परसेंटेज तो बढ़ता, कम से कम पब्लिक को आफ्टर रिजल्ट सेटिस्फेक्शन तो होता कि नहीं चलो जिसको 45% वोट मिला उसका पीएम बनना बनता है। 31% वोट मिले वो पीएम बन गया, ठीक है, बाकी सबको उतने भी नहीं मिले। तो नोटा तो खाली दिखाने के लिए हो गया ना, कि आपको नन ऑफ द अबव का ऑप्शन दे दिया, आपको कोई कैंडिडेट नहीं पसंद है, नन ऑफ द अबव, पर उसे होगा क्या? कुछ नहीं होगा, जो सेकंड बेस्ट है वो जीत जाएगा। नोटा को तो किसी को प्राइम मिनिस्टर बना नहीं सकते, री इलेक्शन जैसा भी कुछ नहीं हो रहा। तो बात वो वहीं की वहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए आपको ऑप्शन दे दिया, उतने परसेंटेज वोट खराब कर दिए। अब यहाँ पे बात ये है कि जो मेजोरिटी जो बोल रही है वो हो रहा है। कंपनीज के रिजोल्यूशन पे अपने आ जाए तो वहाँ पे क्या होता है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मोर देन हाफ। अब 51:49 का रेशियो बैठा ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन जब करवाया, तो आपको नहीं लग रहा ऑलमोस्ट बराबर लोगों ने ना भी तो बोला कि मत करो, बट 1% इधर का इधर हो गया, मेजोरिटी हो गई। तो जो 49% है उन पे भी तो डिसीजन कहीं ना कहीं इम्पोज किया जा रहा है, उनको अफेक्ट कर रहा है। अब ये मेजोरिटी रूल जब बनाया तो कोर्ट ने उस केस में ये बोला कि देखो मेजोरिटी विंस वाला रूल रखना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा मालूम है, ये 49 है ना, सारे कोर्ट पहुंच जाएंगे कि भाई हम तो इस डिसीजन को चैलेंज करते ही नहीं चलेगा। अब कोर्ट बोलेगा यार तुम लोग अपनी मीटिंग का हर डिसीजन यहाँ चैलेंज करने आ जाते हो, तो हमें ऐसी फीलिंग आ रही है कि तुम्हारी कंपनी हम ही चला रहे हैं, हर रिजोल्यूशन को चैलेंज करोगे, उस पर कोर्ट केस चलता रहेगा और फैसला पता नहीं कब आएगा, तो हम तो कंपनी मैनेज करते रह जाएंगे। हमारा काम थोड़ी, आप लोग जब एक साथ एक ग्रुप में काम कर रहे हो तो आपको यूनिटी तो रखनी पड़ेगी और मेजोरिटी की सुननी भी तो पड़ेगी। हर मैटर लेके आओगे तो हम नहीं सुनेंगे। तो कोर्ट ने एक पॉइंट में बोल दिया इस रूल के अकॉर्डिंग कि मेजोरिटी विंस, जो मेजोरिटी बोलेगी वो फाइनल। अब 51-49 है, हमें नहीं पता, बाकी 49 को मानना पड़ेगा। तो एक बात तो ये बोल दी, बट फिर वो 49 ने बोला कि अगर ऐसा आप बोलोगे कि भाई हम तो सुनेंगे ही नहीं, तो फिर मेजोरिटी हमारे राइट्स भी तो रोक सकती है। ये 51 ने कोई ऐसा डिसीजन लिया जो बाकी 49 के साथ इनजस्टिस हो रहा है, फिर क्या करोगे आप? बोला नहीं, इनजस्टिस वाली बात अलग हो गई। एक मेंबर के राइट होते हैं वो अलग चीज होती है, और एक होता है कि आप इस बिजनेस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो, केवल आपके हिसाब से डील नहीं होनी चाहिए, आपको लगता है कि दिस विल रिजल्ट इन टू अ लॉस, वो अलग बात है, वो बिजनेस डिसीजन है। आपके अगर मेंबरशिप राइट्स रोके जा रहे हैं तो आप अकेले भी आओगे तो आपकी बात सुनेंगे, उसमें मना नहीं कर रहे, वो हो गया माइनॉरिटी राइट्स। तो इसलिए टॉपिक का नाम में दोनों चीजें थी, मेजोरिटी का रूल बट विद माइनॉरिटीज राइट्स। तो मेजोरिटी रूल चलेगा, कोर्ट हर बात में इंटरफियर नहीं करेगा। डिसीजन मेकिंग में भाई हम इंटरफियर नहीं कर सकते कि ऐसा ही डिसीजन क्यों लिया, इसको कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया, उसके साथ डील क्यों नहीं की, वो सब बात हम नहीं सुनेंगे। लेकिन आपके राइट्स रोके जा रहे हैं एज अ मेंबर, आपको वोटिंग राइट नहीं दिया, आपको डिविडेंड नहीं दिया, आपको मीटिंग का नोटिस नहीं भेजा, आपको मीटिंग से बाहर कर दिया गलत तरीके से, ये मैटर लेके आ जाओ,
हम इस पे आपकी बात सुनेंगे। तो माइनॉरिटी के राइट्स उनसे छीने नहीं जाएंगे, लेकिन डिसीजन मेकिंग में हम इन्वॉल्व नहीं होने वाले। तो ऑपरेशन का मतलब क्या है, माइनॉरिटी में जो है एक ग्रुप है उनके राइट्स को रोकना, दैट इज ऑपरेशन, और ये कंटिन्यूस बेसिस पे हो रहा है, तो फिर एक्शन लिया जा सकता है वैसा। तो ये बेसिक बात है। दूसरा पॉइंट है मिसमैनेजमेंट। इसका कुछ आइडिया? ये तो काम करने के तरीके में ही गलती है, और कहीं ना कहीं केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस, डेलिब्रेशन भी दिख रहा है कि जानबूझ के ध्यान नहीं दे रहे। और मिसमैनेजमेंट की वजह से नुकसान जो है वो तो उनका हो रहा है जिनके पैसे लगे हैं। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट सैलरी पे है, लेकिन इन्वेस्टर के तो पैसे डूब रहे हैं ना। तो मिसमैनेजमेंट अगर कंटिन्यूस बेसिस पे हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है, तो एक्शन लिया जा सकता है। तो ऑपरेशन, मिसमैनेजमेंट, ये दो टर्म्स हैं। अब इससे रिलेटेड ये सेक्शंस की स्टोरी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है 241 से। बात यहाँ पे ये है कि एक्शन लेने का जो राइट है यहाँ पे वो कलेक्टिव राइट है। हमने मेंबरशिप के चैप्टर में लॉ में पढ़ा हुआ है, कंपनी लॉ में एक इंडिविजुअल राइट होता है, कलेक्टिव राइट होता है। इंडिविजुअल में अकेला शेयर होल्डर भी इनफ है, कलेक्टिव में ना कुछ 10% या 100 शेयर होल्डर या ऐसा कुछ होना चाहिए, तो ही फिर वो कोर्ट उनकी बात सुनेगी, नहीं तो नहीं सुनेगी। नहीं तो आप सोचो अगर एक एक शेयर होल्डर की बात कोर्ट ने सुनना शुरू कर दिया ऐसे मैटर में, तो एक सरफेरा तो हर जगह होता है ना, वो हर जगह जाके कंप्लेंट करता है। आपकी सोसाइटी में देख लो, जितने लोग रहते हैं एक दो नमूने होते हैं, वो नमूने हर चीज़ में ना बीच में आके अड़ेंगे ही अड़ेंगे। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं तो एक कोई चिल्लाने वाला होता है, कहीं कुछ सोसाइटी में इवेंट हो रहा होता है तो ये टांग अड़ाने वाला होता है। वो खुद कुछ नहीं करेगा, लेकिन आप जो करोगे उसमें वो गलतियाँ निकालेगा और ऑब्जेक्शन क्रिएट करेगा, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, और सबको पता है दिमाग खाएगा। ऐसे लोग हर जगह होते हैं, यही लोग कंपनी के शेयर होल्डर भी होते हैं। फिर हर छोटी बात पे अकेला इंसान मीटिंग मतलब जो है कंप्लेंट लेके चला गया कोर्ट में, तो कोर्ट तो पागल ही हो जाएगा। तो बोले ऐसे नहीं होगा। अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो फिर सिर्फ आप अकेले को ही प्रॉब्लम है, ये बात तो थोड़ा सा समझ नहीं आई, और भी लोगों को इशू होना चाहिए ना। तो कलेक्टिवली कुछ लोग आएंगे तो एनसीईआरटी बात सुनेगा, नहीं तो नहीं सुनेगा। तो वो पॉइंट भी यहाँ पे आने वाला है वैसे। तो 241 स्टार्ट करते हैं। एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी हु कंप्लेंट्स दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन or are being conducted in a manner prejudicial to the public interest or in a manner prejudicial or oppressive to him or any other member or members or in a manner prejudicial to the interest of the company। मतलब किसी के भी इंटरेस्ट के खिलाफ अगर हो रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट हो, मेंबर का खुद का इंटरेस्ट हो या कंपनी का इंटरेस्ट हो, और उसको ऐसा लगता है तो वो मेंबर कुछ एक्शन ले सकता है। और द मटीरियल चेंज नॉट बीइंग अ चेंज ब्रॉट अबाउट बाई और इन द इंटरेस्ट ऑफ एनी क्रेडिटर्स including debenture holders or any class of shareholders of the company has taken place। अभी देखो आपको इसको पढ़ना हो तो द मटेरियल चेंज, फिर जो नॉट बीइंग वाला है ना ब्रैकेट में डाल दो, और हैज टेकन प्लेस के पहले वाला जो यहाँ पे कंपनी वाला वर्ड एंड हो रहा है वहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दो, तो इंटरप्रिटेशन और इजीली समझ आएगा। द मटेरियल चेंज हैज टेकन प्लेस इन द मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द कंपनी, ये पूरा सेंटेंस है। whether by an alteration in the board of directors or manager or in the ownership of the company shares, or if it has no share capital in its membership or in any other manner, and that by reason of such change it is likely that the affairs of the company will be conducted in a manner prejudicial to the interest। मतलब आपका ऑब्जेक्शन ये है कि एक मटेरियल चेंज हुआ है कंपनी के मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट टीम चेंज हुई है। मैनेजमेंट फर्क चेंज होने से बहुत फर्क पड़ता है, और स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, अच्छा खासा पैसा लगाते हैं, वो ये चीज़ को भी ऑब्जर्व करते हैं। मतलब पैसा लगाने से पहले लोग ये फैक्टर भी देखते हैं कि कंपनी का डायरेक्टर कौन है, सीईओ कौन है, एमडी कौन है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, पास्ट में उसने कौन सी कंपनी चलाई है, वहाँ कैसा परफॉर्म किया। देखो ह्यूमन एलिमेंट तो रहेगा ही रहेगा। जो मैनेजमेंट एक कंपनी अच्छे से चला चुका है, वही मैनेजमेंट जब दूसरी कंपनी में आएगा तो वो अच्छा ही काम करने वाला है। और जो बंदा एक कंपनी डुबा के आया है, वो इस कंपनी में आके क्या अचानक से बदल जाएगा? बात करने का तरीका तो वही रहने वाला है, काम करने का मेथड वही रहने वाला है। तो ये कंपनी भी उतना अच्छा परफॉर्म शायद नहीं करेगी। डाउट तो वहाँ से रेज होता है। अपने वो जियो हॉटस्टार वाली केस स्टडी देख रहे थे, उसमें अंबानी ने वही किया। अब जो स्टार चैनल वाला सीईओ है, जिसने इतने साल इंडिया में स्टार चैनल को इतना ब्रांड बनाया, उसी को उठा के ले आया जियो में। अब बोला तुझे जो वहाँ पे नहीं करने दे रहे थे ना, तू कर यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं। इंटरफेरेंस होने लग गया था, वो इरिटेट हो रहा था, यहाँ पे लेके आ गए। अब क्योंकि वो बंदे पोटेंशियल थी, स्टार चैनल इतना बड़ा है, बट उसका जो थिंक टैंक है, उसका जो ब्रेन है, वो उसको उठा के यहाँ पे लेके आए। तो जो स्ट्रैटेजी बंदा वहाँ लगा रहा था, यहाँ लगाने लगा। आप देख रहे हो उसका आउटकम क्या हो गया। वो जियो और हॉटस्टार एक पॉइंट पे अब मर्ज हो गए, और हॉटस्टार को ऐसे लिया कि भाई या तो तू बंद ही हो जाएगा, अभी भी नाम बचाना है तो जो मिल रहा है वो ले ले। वो उस कंडीशन पे हुआ, बार्गेनिंग पावर नहीं बचा था हॉटस्टार का। तो यह ह्यूमन एलिमेंट मैटर करता है। तो वही पॉइंट यहाँ पे बोला कि अगर मैनेजमेंट में ऐसा कोई मटेरियल चेंज हुआ है जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान होने वाला है, ऐसा आपको लगता है, तो भी आप जाके एक्शन ले सकते हो। और जो ब्रैकेट में था, नॉट बीइंग अ चेंज ब्रॉट अबाउट बाई और इन द इंटरेस्ट ऑफ एनी क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स, हाँ इनके फेवर में कोई चेंज किया गया हो, और फिर आप बोलो नहीं नहीं इसमें तो ऑब्जेक्शन है, तो ट्रिब्यूनल बात नहीं सुनेगा कि भाई सोच समझ के किया है। क्रेडिटर्स को भी तो देखना है, डिबेंचर होल्डर्स को भी देखना है। खाली शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट का ध्यान रखेंगे और बाकी लोगों का ध्यान नहीं रखेंगे, ऐसा तो होगा नहीं।
और हमें पता है प्रायोरिटी किसको देनी होती है, आउटसाइडर्स को, तो उनके लिए सोचा गया है, तो आप उस बात पे ऑब्जेक्शन करोगे तो हम नहीं भी सुनेंगे वैसा। प्रोवाइडेड सच मेंबर हैज अ राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन 244, लास्ट लाइन में लिखा है, फॉर एन ऑर्डर अंडर दिस चैप्टर। ये तो बात है, 241 के साथ साथ 244 चलता है। 244 बात करता है कलेक्टिव राइट्स की, कि ये सारा ट्रिब्यूनल में जाके झगड़ा करने का राइट किसी एक शेयर होल्डर का नहीं है, मिनिमम कुछ लोग होने चाहिए तो बात वैलिड मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं। तो 244 साथ में देखेंगे, ये देखना है तो पहले ही देख लो। हाँ हाँ, काफी जगह आता है, देख लो ना 244 साथ में पहले ही देख लो, छोटा सा पॉइंट है 244, वेरी सिंपल सेक्शन, खाली वो मिनिमम क्वांटिटी की बात की है, आप पढ़ो आपको याद ही आ जाएगा। शुरू वहां से हो रहा है, द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ अ कंपनी शैल हैव द राइट टू अप्लाई अंडर 241, कलेक्टिव राइट, वो 100 मेंबर और 10% ऑफ द कैपिटल विच एवर इज लोअर, याद है, देखो। और अगर जहाँ पे कंपनी में शेयर होल्डिंग नहीं है, वोटिंग पावर है खाली, तो 1/5, गारंटी वाली कंपनी होती है उसमें वैसे होता है ना। पढ़ लो, पूरा सेक्शन पढ़ के देख लो। ठीक है, पढ़ लिया। उसमें ना जो बी क्लॉज है ना, बी क्लॉज का जो पहला प्रोविजो है, एक ही प्रोविजो ना, प्रोवाइडेड दैट वाला जो पॉइंट है वो अच्छा पॉइंट है, उसको भी टिक करके रखना। उसमें वेवर की बात की, अभी तो बड़ा स्ट्रांगली बोल दिया 100 मेंबर चाहिए, 10% शेयर होल्डर चाहिए, मेंबर हो शेयर होल्डिंग वाला ना हो तो 1/5 मेंबर्स चाहिए, वोटिंग पावर जिनके पास हो, स्ट्रांगली बोल दिया कि इससे नीचे काम नहीं चलेगा। प्रोविजो में क्या बोला कि ये रिक्वायरमेंट्स को वेव ऑफ किया जा सकता है अगर कुछ एप्लीकेंट्स स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं तो, और ये वेव ऑफ हुआ भी है, बहुत पॉपुलर केस है। टाटा और साइरस मिस्त्री, जो टाटा के चेयरपर्सन थे, एक्सीडेंट में डेथ हो गई 2-3 साल पहले, हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ था और कार क्रैश हो गई पुणे के पास, तो वो कार क्रैश में डेथ हो गई वैसे। तो उनका मैटर चल रहा था टाटा के साथ, और वो MDCS में अपने बोर्ड सिलेबस में ना पूरा केस स्टडी था, डिटेल में था, काफी बड़ा केस है क्योंकि वो बहुत लॉन्ग टर्म चला। जब तक साइरस मिस्त्री थे वो मैटर चल रहा था, उनकी डेथ हो गई तो अब मैटर क्लोज हो गया, बट ही वॉज द चेयरपर्सन ऑफ टाटा ग्रुप, और टाटा के एथिक्स से अलग जा रहे थे, वन मैन शो था। टाटा कंपनी वैसे कभी चली नहीं है कि किसी एक के नाम से चल रही है। रतन टाटा को लोग उस तरीके से ट्रीट करते हैं वो अलग चीज़ है, बट उन्होंने कंपनी में कभी सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखने की कोशिश नहीं की। साइरस मिस्त्री का केस अलग था, तो वो सारा कंट्रोल अपने हाथ में रख रहे थे, बाकी लोगों को हटाते जा रहे थे, तो काफी मैटर हो गया। फिर उनको चेयरपर्सन से हटाया तो उन्होंने चैलेंज किया कि मुझे गलत तरीके से निकाला गया, तो ये सब मैटर था। तो NCLT में गया, NCLAT में गया, सुप्रीम कोर्ट तक गया, मैटर वहां चल रहा था। तो वहां पे जो एप्लीकेशन हो रही थी, तो उसमें दोनों पार्टीज में से एक ने, शायद टाटा ग्रुप ने क्लेम किया था कि भले हम नंबर वाइज देखे जाए तो नहीं है 100 में या कुछ, बट 244 को इग्नोर करके या वेव करके हमें अलाउ करना चाहिए कि हम NCLAT में जा सके। रीजन बीइंग कि मैटर की सेंसिटिविटी को आपको देखना है और नंबर्स पे नहीं जाना है, क्योंकि मैटर बहुत बड़ा है, और इसमें अगर आप ये प्रोविजन बीच में लेके आओगे ना तो वो इनजस्टिस हो जाएगा। और प्रोविजो में लिखा है कि हम एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो उन्होंने प्रोविजो का यूज किया था एप्लीकेशन करते टाइम कि हम नंबर में इतने नहीं है, लेकिन फिर भी हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें 244 को साइडलाइन करके भी हमें परमिशन दी जाए, और ट्रिब्यूनल ने अलाउ किया था। तो वो एक उसका रियल एग्जांपल है। वैसा पूरा केस तो अभी डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट शॉर्ट स्टोरी आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, इसलिए पॉइंट मैटर करता है। नेक्स्ट है, वेयर एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी आर एंटाइटल्ड टू मेक एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1, एनी वन और मोर ऑफ देम हैविंग ऑब्टेन्ड द कंसेंट इन राइटिंग ऑफ द रेस्ट मे मेक द एप्लीकेशन ऑन बिहाफ एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल ऑफ देम। वही हो गया ना, सबको जाने की क्या जरूरत है, सबका कंसेंट ले लो कि हम सब एक साथ हैं, ये हमारा नेता है, ये हमारी तरफ से बोलेगा, बात खत्म हो गई। तो वैसे ही काम चलता रहेगा, तो अच्छी बात है। चलो अब 241 कंटिन्यू कर लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट सबसेक्शन 2, the central government, if it is of the opinion that the affairs of the company are being conducted in prejudicial manner, it may itself apply to the tribunal। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये एक्शन ले सकती है। वो कब लेगी, जब पब्लिक इंटरेस्ट वाला मामला होगा, देश के खिलाफ है, पब्लिक के खिलाफ है, तो ये लोग इंटरफियर करेंगे, अदरवाइज गवर्नमेंट तो इसमें कुछ बोलने वाली नहीं है। Where in the opinion of the government there exist circumstances suggesting that any person concerned in the conduct and management of affairs of the company is or has been in connection therewith guilty of fraud। ये सब रीजंस होंगे ना, तभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा एक्शन लेगी। उनको लगता है मैनेजमेंट में कोई फ्रॉड कर रहा है, मिसफीजेंस, परसिस्टेंट नेग्लिजेंस, ये सारे इश्यूज है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वाला मैटर है। कंपनी का जो बिजनेस है
वो सही बिजनेस प्रिंसिपल्स और मार्केट प्रैक्टिसेस के हिसाब से नहीं चल रहा है, इलीगल एक्टिविटीज, अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही है. कंपनी इज और हैज बीन कंडक्टेड मैनेज बाय सच पर्सन इन मैनर विच इज लाइकली टू कॉज सीरियस इंजरी और डैमेज टू द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेड. पूरी इंडस्ट्री का नाम खराब होगा, पूरे ट्रेड का नाम खराब होगा, ऐसा ही अगर चलता रहा तो. The business of a company is or has been conducted managed by such person with intent to defraud creditors. Intention ही पूरा फ्रॉड वाला है. तो अगर ये सब मैटर्स होंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो केस इनिशिएट कर सकती है इस पर्सन के अगेंस्ट, और ये मैटर वो ट्रिब्यूनल के पास लेके जाएंगे विद अ रिक्वेस्ट दैट द ट्रिब्यूनल में inquire into the case and record a decision as to whether or not such person is a fit and proper person to hold the office of director or any other office connected with the conduct and management of any company. तो इन शॉर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ही मैटर ट्रिब्यूनल के पास लेके जाती है कि भाई हमारे हिसाब से तो गड़बड़ चल रही है, आप देख लो आपके हिसाब से क्या डिसीजन होना चाहिए, और जो पर्सन मैनेज कर रहा है क्या वो सही है, वो फिट पर्सन है कि वो इस चीज़ को कंटिन्यू करे, और नहीं है तो इसको हटाना चाहिए. वैसे द पर्सन अगेंस्ट whom a case is referred to the tribunal shall be joined as a respondent to the application. वो तो हो ही गया ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन किया तो सामने कौन होगा, वही पर्सन जिसके खिलाफ एप्लीकेशन है, बाय डिफॉल्ट वो रिस्पोंडेंट पार्टी बन गया. वैसा डिफेंडेंट बोल लो या रिस्पोंडेंट बोल लो. एवरी एप्लीकेशन शैल कंटेन अ कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस एंड मटेरियल एज द गवर्नमेंट में कंसिडर नेसेसरी. ठीक है, डिटेल्स बतानी पड़ेगी एंड शैल बी साइंड एंड वेरीफाइड. चलो वो तो बेसिक बात है, करवाना ही पड़ेगा. तो ये हो गया आपका 241 कि अगर इशू है तो ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो. जाने के लिए कौन जा सकता है, कोई भी पर्सन जा सकता है, जो कंपनी का मेंबर है वो भी जा सकता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी जा सकती है. सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट वाले मैटर में ही जाएगी, बाकी केस में तो मेंबर्स कलेक्टिवली एक्शन ले सकते हैं. फिर आगे 242 में ट्रिब्यूनल के पावर्स. अब देखो 241 में अगर एक आंसर बनाना तो सबसेक्शन 3 जो है वो एक पर्टिकुलर आंसर का पार्ट बन सकता है ना. सेंट्रल गवर्नमेंट वाली स्टोरी पकड़ ली उन्होंने कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट 241 में एप्लीकेशन कर सकती है, ट्रिब्यूनल को वही कर सकती है. क्या रीजन हो सकते हैं उनके पास कि वो ऐसा करेंगे, क्यों ये एक्शन लेंगे, रीजंस, ग्राउंड्स ऑफ एक्शन, तो वो एक पूरा टॉपिक बन जाएगा. 242 में ट्रिब्यूनल के पावर. ट्रिब्यूनल के पास तो यार सारी पावर है, और लिस्ट देख के लग भी रहा है कि होंगे भी इतने सारे. अपने को क्या एक बार रेफर ही करना है ना, देख लेते हैं, मेन वर्ड्स पकड़ लेना. नेक्स्ट अगर आपको लगे कि पूरा नहीं पढ़ना है तो काम बचेगा आपका, और क्या. देखो, इफ ऑन एनी एप्लीकेशन मेड अंडर 241 ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट द कंपनीज अफेयर्स हैव बीन और आर बीइंग कंडक्टेड इन प्रेजुडिशियल ऑपरेसिव मैनर टू एनी मेंबर और इन पब्लिक और अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट और इन मैनर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. मतलब जो ऊपर उन पे इल्जाम लगे थे ट्रिब्यूनल को लग रहा है कि सही है, एंड दैट टू वाइंड अप द कंपनी वुड अनफेयरली प्रेजुडाइज सच मेंबर और मेंबर्स, बट दैट अदरवाइज the facts would justify the making of a winding up order on the ground that it was just and equitable that the company should be wound up. The tribunal may, with a viewpoint to bringing an end to the matter complained of, make such order as it thinks fit. तो इसका क्या मतलब निकला, बी पॉइंट का वाइंड अप करेंगे कि नहीं करेंगे, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, दोनों बातें बोल दी. शुरू में बोला वाइंडिंग अप तो अनफेयर हो जाएगा, फिर बोले वही रास्ता है. क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, यही रास्ता है कि ये वन ऑफ द रास्ता है, क्या है, दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है. ये रास्ता ऐसा हो सकता है मैनेजमेंट को चेंज कर दें, वो तो हो सकता है ना. वाइंडिंग अप अनफेयरली वाला जो फर्स्ट पार्ट बोला उसमें यही बोलना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा लग रहा है कि वाइंडिंग अप करना ज़्यादा अनफेयर हो जाएगा क्योंकि मेंबर्स के पैसे लगे, मेंबर कंप्लेंट लेके गया मिसमैनेजमेंट हो रहा है, ट्रिब्यूनल वाला कंपनी बंद करो. अरे यार पैसे लगे कहाँ बंद करो, कंप्लेंट लेके आया तो पूरा नुकसान करा दोगे. ठीक करने के लिए बोला है, मैनेजमेंट परेशान कर रहा है, मिसमैनेजमेंट कर रहा है, मैनेजमेंट चेंज करो. कंपनी बंद करने के लिए थोड़ी बोल रहे हैं, हमारा पैसा डूब जाएगा कंपनी बंद हो जाएगी. तो इससे अच्छा सही लोगों को लाओ, इनको हटाओ, ये हट नहीं रहे, इनके बदले अच्छे लोग आएंगे, कंपनी ठीक से मैनेज करेंगे तो हमारी वैल्यूएशन बढ़ेगी. तो हम बिजनेस बंद करवाने नहीं आए, ठीक करवाने आए. तो वो अनफेयर हो जाएगा कि पहले आपने वाइंडिंग अप बोल दिया. बट फिर बाद में उन्होंने बोला बट दैट अदरवाइज द फैक्ट्स वुड जस्टिफाई द मेकिंग ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज जस्ट एंड इक्विटेबल. बाद में उनको फैक्ट्स देख के लगा कि नहीं यार, पहले लग रहा था अनफेयर है, बंद करना सही नहीं रहेगा, तो वो उस एंगल से सोच लिया. बट सोचने के बाद लगा फैक्ट्स देखने के बाद कि इसको बंद करना ही सही है, इसको कंटिन्यू रखने में ज़्यादा नुकसान है, तो वैसा ऑर्डर दिया जा सकता है. तो ट्रिब्यूनल के पास सारे पावर है, वो मैनेजमेंट को हटा भी सकती है या कंपनी को वाइंड अप भी कर सकती है, जो सूटेबल होगा वो. बट अगेन बैक स्टोरी वही है, वाइंडिंग अप इज ऑलवेज द लास्ट ऑप्शन. वो पॉइंट यहाँ पे भी रहने वाला है. अब देखो इनलीगल एक्टिविटीज हो रही है तो बंद ही करना पड़ेगा, बट मिसमैनेजमेंट हो रहा है तो डायरेक्टर्स को चेंज करके कंपनी को कंटिन्यू कर सकते हैं. बिजनेस लीगल है, लोग मैनेज ठीक से नहीं कर रहे, और बिजनेस ही इलीगल है,
फ्रंट पे दिखाया आपने कि आप लीगल कंपनी और पीछे स्मगलिंग हो रही है, टैक्स की चोरी हो रही है, बोगस ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो ऐसी कंपनी में थोड़ी बोले बोले अब डायरेक्टर चेंज कर लो, नए वाले कर लेंगे मैनेज, वो भी तो यही करेंगे। बोले सर धंधा ही है ऐसा बोगस ट्रांजैक्शंस का, तो किसी को बिठाओ वो फिर चोरी करेगा, तो वो तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना, तो फिर कंपनी बंद करना ठीक है। तो सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा। विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द पावर्स अंडर सबसेक्शन 1, पहले बोल दिया सबसेक्शन 1 तो जनरल था, इसलिए 2 पॉइंट्स में खत्म हो गया। एंड ऑर्डर अंडर दैट सबसेक्शन में प्रोवाइड फॉर, और क्या क्या चीज़ें डिटेल में आ सकती है, ये पूरी लिस्ट है। अब ये ट्रांजैक्शंस है, ये आप लोगों को कंपनी लॉ में अभी तक मैंने पढ़ाए हुए हैं, आप अभी एक बार खुद रीड करके देख सकते हो, आपको कुछ याद भी आ जाएगा उसमें से। बाकी भी जगह अपने अलग अलग टॉपिक्स में बातें पढ़ी हुई है, आपको चैप्टर्स ही दिखेंगे कंपनी लॉ के, एक बार ट्राई तो करो। नहीं आता है कोई पॉइंट तो समझा देता हूँ मैं। बोलो, एम तक पढ़ लिए सारे पॉइंट्स, कोई पॉइंट में कोई डाउट क्लियर हुआ? अल्टीमेटली वही बोला, मैनेजमेंट के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं उनको टर्मिनेट करना, उनको मॉडिफाई करना, ये सब चीज़ें हो सकती है, उनको हटाया जा सकता है, उसमें उनको कोई कॉम्पनसेशन देने की भी ज़रूरत नहीं है, वो सब बात भी होती है। उन्होंने कुछ अनड्यू एडवांटेज लिया तो उनसे रिकवरी भी हो सकती है। तो ये सारे एक्शंस जो है वो स्पेसिफिक मैनेजमेंट पर्सोनल के खिलाफ हो सकते हैं, ये बोला। The purchase of shares or interest of any members of the company by other members thereof or by the company, ये फिर वो हो सकते हैं ना अपने परचेज ऑफ शेयर्स में, एक तो फोरफीचर वाला मैटर हो सकता है कि जिनके शेयर्स फोरफीट करने हैं, जिन्होंने ड्यूज नहीं दिए हुए हैं और इतने टाइम से शेयर लेके बैठे हैं, तो कंपनी उनके शेयर वापस ले ले या किसी और मेंबर को ट्रांसफर कर दे, ऐसे ऑर्डर्स भी दिए जा सकते हैं। तो वो एक सिचुएशन है, ठीक है। और कोई पॉइंट? नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा विक्टिमाइजेशन नहीं होगा, कंप्लेंट की अब देखो तुम्हारे शेयर ले लेंगे, वैसा नहीं होना चाहिए। ये वो लियन वाला पॉइंट हो सकता है और फोरफीचर वाला पॉइंट हो सकता है। लियन में क्या है, कंपनी के और कोई ड्यूज बाकी है तो भाई ये लोग पैसे लेके बैठे हैं, इनके शेयर से वसूल करो, या फिर अरियर वाला मैटर है तो वो हो सकता है। ऐसा तो होगा नहीं जो कंप्लेंट लेके गया उसके शेयर ही ले लिए, बोले अपना तू शेयर होल्डर रहा, अब तेरी कोई बात नहीं सुनेगा। प्रॉब्लम जड़ से सॉल्व कर दिया, बोले आप हमारे रजिस्टर पे हो ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एम पॉइंट तक और कुछ? बाकी सारे टर्म्स क्लियर, सारे पॉइंट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऑर्डर आ चुका है ट्रिब्यूनल से,
तो इसकी कॉपी आरओसी को देनी पड़ेगी 30 डेज में, वो तो सब स्टैंडर्ड प्रोसीजर हो गया। ट्रिब्यूनल में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी टू द प्रोसीडिंग मेक एन इंटरिम ऑर्डर विच इट थिंग्स फिट, वो भी हो सकता है। इंटरिम ऑर्डर्स तो इन बिटवीन दिए जा सकते हैं जब तक फाइनल ऑर्डर ना हो, जैसे अपन बाकी कोर्ट केसेस में भी देखते हैं। सिमिलर पॉइंट जितनी बार आते हैं तो हर बार अच्छा है, पढ़ ही लेते हैं अपन, उस बहाने आपको याद ही हो जाएगा। ट्रिब्यूनल के पास ऑर्डर आया, आप आरओसी के पास जाओ 30 डेज में, स्टैंडर्ड है, तो हर सेक्शन में आ रहा है, तो अगर आप तुक्के में भी लिख दोगे तो सही पड़ जाएगा। वैसा हो गया कि हर प्रोसीजर में आ ही रहे ना, तो पढ़ लेना चाहिए और क्या है। नेक्स्ट 4A वाला देख लो। एट द कंक्लूजन ऑफ द हियरिंग ऑफ द केस इन रिस्पेक्ट ऑफ सबसेक्शन 3 241 द ट्रिब्यूनल शैल रिकॉर्ड इट्स डिसीजन स्टेटिंग देयरिन स्पेसिफिकली एज टू वेदर और नॉट द रिस्पोंडेंट इज अ फिट एंड प्रॉपर पर्सन टू होल्ड ऑफिस of director or any other office connected with that with the conduct and management of any company। ठीक है, वो तो ऑर्डर में वही होगा ना एट द एंड कि ये कंटिन्यू करने लायक है या नहीं। Where an order of the tribunal under subsection 1 makes an alteration in the memorandum or articles of a company, notwithstanding any other provision of this act, company shall not have the power except to the extent if any permitted to make without the leave of the tribunal any alteration। Understood था ना? अभी ये मैटर इतना सीरियस हो गया है, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में कुछ पॉइंट्स ट्रिब्यूनल ने ऐड करवाए, उन्होंने ऑल्टर करवाया, तो उनके जाने के बाद वापस से आप ऑल्ट्रेशन कर दोगे? बोले आरओसी को बोल के करवा लेते, इनको क्या पता चलेगा। बोले यार ये कौन सी बात हुई, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है भाई, ये कंडीशन चेंज नहीं हो सकती है, ट्रिब्यूनल से पूछे बिना तो नहीं होगी। अब बोला टू द एक्सटेंट इफ परमिटेड बाई, तो ट्रिब्यूनल ने अलाउ कर दिया कि ठीक है चेंज कर लो, तो ओके। बट उनसे बिना पूछे, इनको बिना बताए, उनकी परमिशन के बिना मेमोरेंडम में कोई ऑल्ट्रेशन हो नहीं सकता, वो इम्प्लाइड इफेक्ट हो गया उनके ऑर्डर्स का। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 द ऑल्टरेशंस मेड बाय द ऑर्डर इन द मेमोरेंडम और आर्टिकल्स शैल इन ऑल रिस्पेक्ट हैव द सेम इफेक्ट एज इफ दे हैड बीन ड्यूली मेड बाय द कंपनी। हो तो अंडरस्टूड है, ऑल्टरेशन करवाए ट्रिब्यूनल ने तो करवाए तो जबरदस्ती, लेकिन इफेक्ट तो उसका वैसे ही रहेगा जैसे आपने खुद ही किए, कोर्ट का ऑर्डर, इसमें क्या कर सकते हो। तो आपकी मर्जी हो या ना हो, फॉलो वही करना है। देखो नेक्स्ट पॉइंट वापस से वही आ गया, ऑल्टरेशन करवाया ना ट्रिब्यूनल ने, तो ऑल्टरेशन करने के बाद भी आरओसी को तो बताना ही पड़ेगा। आरओसी को तो एक एक ऑफिसर कंपनी में अपॉइंट कर लेना चाहिए। नहीं तो फिर आपका क्या होगा? नहीं रहना, तो फिर अपना काम ही नहीं रहेगा ना। अगर आरओसी वाले वहीं आके बैठ गए तो फिर सीएस की जरूरत ही नहीं रहेगी। नहीं, बैड आइडिया। नेक्स्ट सबसेक्शन 8 पेनल्टी, आपको याद रहे तो ठीक है, जितना आपने बॉर्नविटा पिया होगा उसके ऊपर डिपेंड करें। बूस्ट, बॉर्नविटा, बादाम, च्यवनप्राश, जो काम लगता हो किए सब उसके ट्राई किए। और क्या था? कॉम्प्लेन। तो सब में अलग अलग था ना, किसी से हाइट बढ़ती है, किसी से बुद्धि तेज होती है। कॉम्प्लेन से हाइट बढ़ती है, हाँ, और बाकी बॉर्नविटा से बुद्धि तेज होती है, बूस्ट से ताकत आती है सर। हाँ, नीरज चोपड़ा वही पीता होगा ऐसा। तो ये सब मिक्स करके पिलाना चाहिए बच्चों को, फिर सब एक ही साथ। नहीं, पूरा चूरन मिक्स करके बनाता हूँ, 3 डब्बे लाओ सारे, बोले इसमें हाइट भी आ जाएगी, बुद्धि बढ़ेगी और भाला भी फेंक पाएगा, टेंशन नहीं। ठीक है, हाँ एक दिन, हाँ उल्टा वैरायटी भी रहेगी ना, टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा वैसे, वो ऑप्शन भी। एक ही हाँ पी के बोर हो जाते बच्चे। हाँ सारा शुगर ही, सारी रिसर्च बोलती है कुछ नहीं होता इससे, बॉर्नविटा पी के कोई बुद्धि नहीं आने वाली आपने, बस कंपनी वाले पैसे आ रहे हैं और कुछ नहीं। ऊपर नहीं आती, फ्री के जार आते हैं नाश्ता वास्ता भरने के लिए, दाल चावल भरने के लिए, बस बाकी कुछ नहीं आने वाला है। ऐसे ही ऐसे आप प्लास्टिक पे आ गए क्या? पहले तो वो कांच का जार आता था ना, ऑरेंज ढक्कन वाले, हाँ बहुत साल पहले। तो हम लोग जब स्कूल में एकदम छोटे तब वो आता था, तो पूरा कैबिनेट उससे भरा हुआ है, तो सारा दाल चावल मसाले सब वो एक। अब हर महीने एक एक जार तो आ ही रहा है, उसका कांच का जार इतनी अच्छी क्वालिटी का, क्या करेंगे। तो उस चक्कर में बॉर्नविटा पिला रहे थे लोग बच्चों को, कि अपना क्या क्रॉकरी बनती जा रही है और क्या। हाँ वो तो कभी खराब नहीं होंगे। हाँ कांच के तो डब्बे कभी खराब होने नहीं वाले वैसे। फूटा फ्री के डब्बे में मार तो पड़ी होगी, है ना? हाँ भले वो फ्री वाला क्यों ना, नुकसान नहीं, हाँ मार तो पड़ी होगी, होता है। जाने का ही नहीं किचन में। चलो ठीक है, तो 242 अपना कंप्लीट हो गया। 243 उससे कनेक्टेड है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टेन अग्रीमेंट्स। खत्म कर लेते हैं, कनेक्टेड पॉइंट ही तो बाकी रखना अच्छा नहीं होता। ठीक है।
ये बोली कि 5 घंटे पढ़ा रहा हूँ। वो तो बोलेगी ना, इसको सोना, उसको क्या फर्क पड़ रहा है, 5 घंटे पढ़ाओगे 8 घंटे पढ़ाओ, वो नींद में निकल जाएंगे। 3 घंटे में तो मौत सी आती है। उसको उसके लिए खोने के लिए कुछ है ही नहीं ना। आई तब से नींद में हो, तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। बोले मैं सो रही हूँ, अपना हो जाए तो बोल देना, और क्या। बंद कर दूंगी। तुम लोग कल ईटी के बैच में आ जाओगे। हाँ, एक दिन बैठोगे ना, जैसे दिमाग खुल जाएगा, बोले अच्छा इतना पढ़ना होता है क्या। सही में सोचो, बेचारे जूनियर ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो बाद में कॉर्पोरेट में भी यही होगा। हाँ हाँ, जूनियर ज्यादा मजदूरी करते हैं, वो ऊपर वाला मजे मार रहा होता है। तो वो खाली ऑर्डर देकर डांटेगा सबको, और कुछ नहीं। ठीक, चलो 243। हाँ, कंटिन्यू करें। कॉन्सिक्वेंस ऑफ टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टेन अग्रीमेंट्स। अभी ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। अरे तुम सब बातें कर रहे हो तो हम अपना बातें कर रहे हैं। लेकिन अब वो ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि एक दिन राजमन के साथ बात हो रही थी क्लास में, तो वो एक उन्होंने ऐसा बोला कि तुम्हारा आईडी सेक्शन आएगा जिसमें एक भी अगर शेयर होल्डर होता है वो कुछ बोलता है तो उसका सुना जाता है। हाँ। हम देख रहे थे कि वो माइनॉरिटी वाले ही है। हाँ, तो प्रोविजो में ले सकते हो ना आप, जो प्रोविजो बताया मैंने वो पॉइंट में कंसिडर कर सकते हो। और मैंने आपको भी तो बोला कि जो इंडिविजुअल शेयर होल्डर के राइट्स है, अगर वो रोके जाएंगे तो वो अकेला भी बोल ही सकता है ना। अब किसी शेयर होल्डर को नोटिस ही नहीं भेजा एजीएम का, तो बोले जा तेरी एक की कोई सुनने वाला नहीं है, हमने बाकी सबको भेजा है, तुझे नहीं भेजा है। तो ना तेरे पास 10% शेयर है, ना तो बाकी के 99 लोग ढूंढ पाएगा, जा जो करना है कर ले। अब वहां थोड़ी चलेगा, वो तो एक अकेले मेंबर का भी राइट है ना। तो वो मैटर जो है ना, वो ऑपरेशन वाला हो गया। अगर वहां पे वो अकेला भी जाता है ट्रिब्यूनल में, तो उसकी बात सुनी जाएगी, तो वो केस में आप उसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो 243 देख ले। अब अभी बीच में आपने पढ़ा ना 242 सबसेक्शन 2 में कि भाई कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, वैसा होता है। अब किसी केएमपी को एमडी को 5 साल के लिए अपॉइंट किया हो और वो इस मैटर में मिसमैनेजमेंट में नाम आ गया, अभी 2 ही साल हुए, निकाल सकते हैं उसको। फिर निकाला तो उसने बोला वो 202 में कॉम्पनसेशन चाहिए मुझे। मतलब एक काय का कॉम्पनसेशन, तेरी हरकतें ऐसी, भाग यहाँ से, कोई कॉम्पनसेशन मिलने वाला नहीं। 202 याद आ रहा है, पढ़ा हुआ था वो। हाँ, टर्म ऑफ ऑफिस खत्म होने से पहले अगर केएमपी को निकाल दो जिसमें उसकी गलती नहीं है, मेन बात वही थी ना, पूरा आंसर ही वही था कि रीजंस जो ग्राउंड्स हैं, अगर वो उसके गलती की वजह से उसको निकाला जा रहा है तो कॉम्पनसेशन मिलेगा नहीं। और अदरवाइज मैक्सिमम कॉम्पनसेशन की एक लिमिट थी, आपका अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ ऑफिस और 3 years विच एवर इज लोअर, है ना, और उसका जितना मैक्सिमम आपका रेम्यूनरेशन बनता था उतना कॉम्पनसेट कर सकते हैं 202। तो वो स्टोरी यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है वैसे। चलो देखें अब कॉन्सिक्वेंस क्या है। Where an order under 242 terminates, set aside or modifies an agreement such as referred to in subsection 2, such order shall not give rise to any claims whatever against the company by any person for damages। वही बात आ गई, कॉम्पनसेशन मांगने मत आना फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। अब 202 का रेफरेंस ले भी सकते हो, एग्जाम में कोट नहीं करना है, तो खाली आपको ऐसे ही रिकॉल करा रहा हूँ। ठीक, no managing director or other director or manager whose agreement is so terminated or set aside shall for a period of 5 years from the date of order terminating or setting aside the agreement without the leave of the tribunal be appointed or act as the MD or other director or manager of the company। 5 साल का बैन लगा दिया, वापस एंट्री नहीं होगी। 5 साल के बाद वापस आना हो तो अप्लाई कर सकते हो। The person who is not a fit and proper person pursuant to the given subsection shall not hold office of a director or any other office connected with the conduct and management of the affairs of any company for a period of 5 years from the date of the said decision। any company बोला है, this company नहीं, ऊपर this company तो बोल ही दिया था, of the company, यहाँ बोला of any company, तो आप ये सेक्टर से बैन हो जाओगे अगले 5 साल के लिए, वैसा हो गया। Provided central government may with the leave of the tribunal permit such person to hold any such office before the expiry of the 5 years। वो तो फिर ऑप्शन हो गया ना कि रिक्वेस्ट करो तो अलाउ कर भी सकते हैं, बट बैन लगा दिया, वो तो सीरियस बैन है एकदम। Notwithstanding anything contained in any other provisions of this act or any other law for the time being in force or any contract, memorandum, articles on the removal of a person from the office of a director or any other office connected with the conduct and management of the affairs of the company, that person shall not be entitled to or be paid any compensation for loss of office। Same बात फिर से रिपीट कर दी। Provided the tribunal shall not grant leave under this clause unless notice of the intention to apply for the leave has been served on the central government and that the government has been given a reasonable opportunity of being heard in that matter। बोला यहाँ पे ये जो ऊपर बात हो रही थी, अरे लीव वाला पॉइंट कहाँ पे आया है इसमें? उस पर्सन को
द पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू बी पेड एनी कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। चलो वो तो ठीक है, फिर प्रोवाइडेड दैट द ट्रिब्यूनल शैल नॉट ग्रांट लीव अंडर दिस क्लॉज। पहली बात तो ये सबसेक्शन है, तो क्लॉज क्यों मेंशन किया? अनलेस नोटिस ऑफ द इंटेंशन टू अप्लाई फॉर लीव। मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ किस सेंस में लीव बोल रहा हूँ, ऊपर सबसेक्शन के साथ वो बात मैच नहीं हो रही, चेक कर लेते हैं। Subsection 2. Any person who knowingly acts as the MD or other director or manager of the company in contravention of the given clauses or subsection 1 or 1A and every other director of the company who is knowingly a party। ये तो फिर वो हो गया ना कि आपको हटा दिया है, ऑर्डर दे दिया, फिर भी आप एक्ट कर रहे हो उसी पोस्ट पे, तो फाइन लगेगा 5 लाख रुपए का। महंगा पड़ जाएगा, इतनी तो सैलरी नहीं मिलेगी, बेटर है पहले साइड पे हो जाओ तो अच्छा है। तो 243 यहाँ पे कंप्लीट। ये खाली प्रोविजो देख लेता हूँ कि कुछ क्लॉज मिसिंग है या क्या है, या किससे रिलेट कर रहे हैं। ये ऊपर सबसेक्शन 1 में ही है क्लॉज ए और बी, बाकी ये तो खुद अपने आप में सबसेक्शन है, इसीलिए। इसका ऐसा मतलब होगा कि ट्रिब्यूनल अपना डिसीजन नहीं देगा ऊपर वाले पे, जब तक वो अपना डिसीजन को सेंट्रल गवर्नमेंट को खत्म नहीं करना। हाँ वो बात तो वही है, ओवरऑल बात वही है, बट एक बार वो क्लॉज वाला क्या पॉइंट है मैं देख लेता हूँ कि बी पॉइंट से ऊपर वाले से रिलेट हो रहा है या किससे, एक बार वो एक्ट में भी चेक कर लेता हूँ तो थोड़ी मुझे भी क्लैरिटी आ जाएगी। बाकी तो ठीक है, इतना मेजर पॉइंट नहीं है, बट देख लेंगे। तो 243 तक ये हो गया आपका, 244 बता दिया। अब 245 ही बचा है इसमें, क्लास एक्शन। आज रहने देते हैं, हाँ फिर आपका पीछे बाकी बैचेस में टाइम कम पड़ जाएगा, फिर उनको पढ़ाने नहीं दोगे। क्लास एक्शन है 245, ज़्यादा कुछ नहीं है सेक्शन में, बट लैंग्वेज के साथ एक बार टैली करा दूंगा, तो कल रखते हैं, कल बैकअप हो जाएगा ये पार्ट।